तो आज टॉपिक डालो न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता है, उस पर नेट फोर्स जो लग रहा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइड बाय उसका मास। मतलब क्या कहना चाहता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, ये होता है, ये कहता है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ए, वो उस पर लगने वाला नेट फोर्स डिवाइड बाय उसका मास होता है। क्लियर है, एफ नेट डिवाइड बाय मास, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का। क्लियर है, इसको चाहो तो लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लिख लो, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the body डिवाइड बाय मास, बॉडी का मास। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये u वेलोसिटी से चल रहा है। अभी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये u वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम p बराबर जानते हैं हम लोग, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू यू। यहाँ पर ये इनिशियल मोमेंटम इसको नाम देते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, m इंटू यू। अब इसका मोमेंटम चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका मोमेंटम चेंज होगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास सेम रहेगा, इसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। ये इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है। तो मोमेंटम कब चेंज होगा, जब हम यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे, F फोर्स, मान लो t टाइम तक के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स लगाने पर उसका मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज और कहा जाता है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स इसके बराबर होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। तो ये भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, आस्था विद्या मंदिर, एसपी जवांगा, ठीक है, गुड। जेएनवी बारसूर, गर्ल्स स्कूल गीदम, नोट कीजिए जल्दी से।
ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें अच्छे से। तो F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। या dP बाई dt भी लिख सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको dP बाई dt भी लिख सकते हो। हो गया, इधर का मिटा रहा हूं मैं। देखो हमारा F क्या मिल गया, F इज इक्वल टू मिल गया हमें डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा T के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये F मिल रहा है, तो F बराबर हम और क्या लिख सकते हैं, mv, P फाइनल की जगह वहाँ से देख सकते हो माइनस, P इनिशियल की जगह क्या लिख सकते हैं, mu डिवाइड बाई T। दोनों जगह से m कॉमन ले लो, तो m कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v माइनस यू बाई टी ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसकी जगह हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो f बराबर हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स मिल जाएगा। फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर ये फोर्स का जो इक्वेशन है इसको हम कब लगाएंगे, जब मास कांस्टेंट हो तब लगाएंगे। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब मास कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, ये वाला ऑलवेज वैलिड। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। जैसे देखो ये वाला जो फोर्स का जो इक्वेशन है, मान लो कोई रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे इस तरीके से गैस निकलेगा इससे, है ना। तो इसका मास क्या होता है, चेंज होता है, मास वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, ये हम नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मास चेंज होगा।
हो गया। देखो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करता है तब भी उसका मास चेंज होता है। तो मास का फॉर्मूला याद रखना है, m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, ऑब्जेक्ट का स्पीड है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड v, तो उसका मास इस तरीके से दिया जाता है। तो ये जो m नॉट जो होता है ये रेस्ट मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, जब वो रेस्ट पर रहेगा तो मास, और ये जब मूव कर रहा है तब एक्चुअल मास बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये जो v है, ये v लगभग c के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसके आसपास होना चाहिए। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट के, तो मास चेंज होगा, है ना। चलिए नोट कीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप v जैसे v/2 लेके सॉल्व कर लो, c/2 लेके सॉल्व कर लो, v बराबर या c/3 ऐसा कुछ, या 2c लेके सॉल्व कर लो। चलो नोट कीजिए जल्दी से, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं फिर। इधर का लिख लिए, अगला देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अगला टॉपिक देखेंगे, ये नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ। सब क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो? चलो इसको मिटा रहा हूँ, है ना। देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ देख रहे हैं। F बराबर क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा टी, या dP बाई dt लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मास वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, मास, तो क्या होगा, देखो F बराबर dP बाई dt है, dP बाई dt P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, मास और ये v दोनों वेरिएबल ले लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, हम m को कांस्टेंट मानेंगे, v को वेरिएबल मानेंगे, तो ये dv बाई dt हो जाएगा, प्लस एक बार v को बाहर रख देंगे, m को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर m डॉट dv बाई dt प्लस v डॉट dm बाई dt, ये एक्चुअल फॉर्मूला है हमारा। क्लियर है, नोट कीजिए।
फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। कौन सा? इधर वाला बोल रहे हो क्या? देखो बेटा, दो वेरिएबल है ना, एम और वी, दोनों दो वेरिएबल हैं। माइक ऑफ कर दो। दो वेरिएबल का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो अगर इनटू में है तो क्या करते हैं, किसी एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखते हैं और जो पहले वाला था उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। रूल या समझ लो कि अगर दो वेरिएबल आपस में इनटू में हैं तो क्या करो, पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस उसके बाद में क्या करो, दूसरे को एज इट इज रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। वही किए हम लोग यहाँ। देखो, हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। अगर केवल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट है, तो ये dm/dt जीरो हो जाएगा ना, मास चेंज नहीं होगा, तो ये वाला टर्म हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, m dv/dt। dv/dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो f बराबर क्या मिल जाएगा, ma, ठीक है। और अगर मास भी चेंज हो रहा है तो ये दोनों लिखना पड़ेगा। चलो देखो, क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान होता है इस चैप्टर का क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी केवल बेसिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, अब मजा आएगा क्वेश्चन में। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इधर एक फोर्स लग रहा है F, क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जिसका मास है m, उस पर हम राइट साइड में एक फोर्स लगा रहे हैं F। तो आपको बताना है फाइंड नॉर्मल फोर्स। क्या बताना है, नॉर्मल फोर्स n। और दूसरा चीज बताना है हमें, एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का। दो चीजें बताना है, एक नॉर्मल फोर्स लगाना है इस पर कितना लग रहा है, और दूसरा इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया। दो चीजें बताना है। बहुत आसान होता है इसका क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है देखो इसको ध्यान से। देखो, एनएलएम में जब भी कोई क्वेश्चन बनाओगे या किसी चैप्टर में जब भी कोई क्वेश्चन बनाओगे तो आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। एनएलएम में जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे, अगर हम इस पर फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, राइट साइड में। तो अगर ये इस साइड में जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। इसको ए मान लेते हैं पहले बार तो, क्लियर है।
अब ये जो सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। तो जब तक मैं फ्रिक्शन टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ तब तक कहीं भी किसी सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद में फ्रिक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी ये जो सरफेस है ये क्या है? स्मूथ है। तो स्मूथ है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, पहली बात तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखें तो इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर F, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इधर A। समझ में आ रहा है? इसके अलावा नीचे देखेंगे, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और ये इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में ये ब्लॉक, तो ये सरफेस इस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। अब हमको क्या करना है, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको नीचे के फोर्स के बराबर करना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इधर। समझ में आ रहा है ना? ऊपर है ना नीचे है। लेकिन राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल को देखोगे तो इसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है इस फोर्स के कारण। क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में ऊपर कितना फोर्स है? n को बराबर कर दो mg के। तो n किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। ये पहला चीज मिल गया हमें। दूसरा देखो, इस डायरेक्शन में देखो ये क्या लग रहा है? फोर्स F। तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही न्यूटन का सेकंड लॉ था ना, F बराबर ma। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में F लग रहा है ना, और मास कितना है? m, एक्सेलरेशन है a। तो F बराबर क्या लिख देंगे? m। तो क्वेश्चन में हमें F गिवन है, a नहीं गिवन है ना। तो a बराबर कैसे निकालेंगे? यहीं से मिल जाएगा। a बराबर हमें मिलेगा F बाई m, ये एक्सेलरेशन हो गया। इस पे इधर नेट फोर्स कितना था? F। पीछे कोई फोर्स नहीं है, पीछे अगर फोर्स रहता तो उसको माइनस करते। इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है इधर F, तो F बाई m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। लिख लो। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए। देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पर इसी सेम प्रॉब्लम में मैं क्या करता, इस पर दो फोर्स लगा देता। सपोज एक फोर्स आगे वाले को मान लेते हैं F1, और पीछे एक फोर्स लगा देते हैं, सपोज करो F2। दो फोर्स लगा देते हैं। क्लियर है? और सेम क्वेश्चन है, नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन बताना है। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि F1 जो है ना वो F2 से बड़ा है। इसमें कंडीशन क्या देते हैं? F1 बड़ा है F2 से। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये तो मूव ही नहीं करेगा, है ना। मान लो ये ब्लॉक है, इसको इधर भी, इधर और इधर दोनों से सेम फोर्स से खींच रहे हो, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो ये इस पर इधर वाला फोर्स जो है वो ज़्यादा है, F1 का वैल्यू।
इधर वाला फोर्स कम है F1 से, तो ये किधर मूव करेगा, इधर। समझ में आ रहा है? तो इसका एक्सिलरेशन भी किधर होगा, इधर ही होगा। क्लियर है? और इसका जो एक्सिलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, और नेट फोर्स इस पे कितना आ जाएगा। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं, और नेट फोर्स बड़े फोर्स की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा बताओ। नॉर्मल फोर्स तो उतना ही आएगा, mg के बराबर ही आएगा। अब इस पर क्या लग रहा है, एक इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर आ गया F2। तो यहाँ पर हमें देखो हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, F1, तो माइनस F2, ये नेट फोर्स है, इसको क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। इसको बराबर किसके करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो F1 माइनस F2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, A बराबर F1 माइनस F2 डिवाइड बाई m से डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगर F2 बड़ा होता तो F2 बड़ा होता तो क्या करते हैं, F2 माइनस F1 कर देते, और नेट फोर्स किधर आ जाता, उस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आ जाता। चलिए बनाइए जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या। DAV बचेली, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की दम। क्लियर है सभी को, जल्दी नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको चीजें क्लियर होते जाएगा। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ही देख लेते हैं। मान लो ये मास है m, अगर इसमें जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स अगर कुछ एंगल पर लगता है, ऐसे इधर ऐसे लगता फोर्स, सपोज करो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, तो इस सिचुएशन में आपको बताना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा। क्लियर है? ट्राई कीजिए, ट्राई करो जल्दी से। बना लिए क्या, कितना आ रहा है, जल्दी करो, देख लो इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो इधर एक फोर्स लग रहा है F, यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो फोर्स लग रहा है F, इसका हमें दो कंपोनेंट करना पड़ेगा। कितना कंपोनेंट करना पड़ेगा, दो।
एक कंपोनेंट इधर आएगा, कंपोनेंट करना सिखा चुका हूं मैं इधर। तो जो फोर्स है इसका इधर कंपोनेंट जो होगा, थीटा है ना इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा। जिधर थीटा होता है उधर वाला कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो इधर वाला क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और उधर वाला साइन थीटा। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है एफ कॉस थीटा वाले फोर्स की वजह से इधर मूव करेगा, इधर मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से। ठीक, और नीचे इस पे लग रहा होगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस वाले सरफेस के कांटेक्ट पर है, तो कांटेक्ट पर रहने से क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, तो दो बॉडी या दो सरफेस जब भी कांटेक्ट पर रहेगा तो वहां पर आपको नॉर्मल फोर्स लगाना है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसे लगाना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इधर आ जाएगा, यह नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। थोड़ा सीधा बना लेना, ठीक है। तो ये सब फोर्सेस लग रहा है यहाँ पर, क्लियर है, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। अब इस एफ को भूल जाओ ना, इसका रोल खत्म हो गया, इसका हमने दो कंपोनेंट कर दिया, तो कंपोनेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको जोड़ के नीचे के बराबर कर दो। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एन प्लस एफ साइन थीटा, इसको किसके बराबर करेंगे, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg। इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है, मतलब ऊपर जितना फोर्स है बराबर नीचे के कर दो। तो n बराबर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, नॉर्मल फोर्स मिल गया। अब इधर क्या है, इसका एक्सेलरेशन है, तो इधर एक्सेलरेशन है तो आप क्या करोगे, f बराबर ma, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो f की जगह कितना लिखेंगे, f cos थीटा बराबर क्या करोगे, ma, इसके कारण एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये नेट फोर्स बराबर f cos थीटा, इस वाले डायरेक्शन में इधर है ना, पीछे कोई फोर्स नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो फोर्स है f cos थीटा बराबर ma कर दो। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, f cos थीटा डिवाइड बाई m, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, f cos थीटा डिवाइड बाई m। क्लियर है, तो ये एक्सेलरेशन मिल गया और दूसरा नॉर्मल फोर्स मिल गया। नोट कीजिए जल्दी से, 2 मिनट में, समय कम है अपने पास। देवी जवांगा क्लियर है, आस्था विद्या मंदिर, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, जिनका हो गया वो क्वेश्चन बनाना। अगला क्वेश्चन, सपोज करो ये फोर्स होता 10 न्यूटन का और ये एंगल होता 30 डिग्री,
तो हमें बताना रहता नॉर्मल फोर्स कितना है और एक्सेलरेशन कितना है, ये दो चीजें हमें बताना है। चलिए बताइए, लिख लीजिए और जिन लोग लिख लिए हो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो समझ लेते हैं इसको। देखो उस ब्लॉक को अगर हम लोग देखें, इसका मास मान लेते हैं कुछ, है ना, मास ले लेते हैं 5 kg। इस ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं 5 kg, ठीक है। तो ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पर इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। यहां से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये जो 10 न्यूटन का जो फोर्स है, इसका हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट हमें किधर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इधर कितना आ जाएगा 10, देखो ये थीटा है ना, उधर कॉस थीटा आता है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री, तो 10 कॉस 30 डिग्री। एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट हमें ऊपर की साइड मिलेगा, कितना मिलेगा 10 साइन 30 डिग्री। तो ये कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट होने के बाद में ये वाला फोर्स को हटा दो, इसी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया ना, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। 10 cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 10 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो 5√3 न्यूटन। ऊपर वाला देखो 10 sin 30 है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है, ये कंपोनेंट कर दिया हमने। अब इसको फिर से एक बार बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 5 kg का ब्लॉक था, इस पर इधर कितना फोर्स लग रहा है 5√3 न्यूटन, और इसी फोर्स के कारण इस पर इधर एक्सेलरेशन आएगा, उसको मान लेते हैं A, ठीक है। और ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन, ये है ना। ये हमने क्या किया, जो 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था उसका कंपोनेंट किया। नीचे क्या लग रहा होगा mg कितना लग रहा होगा 5g के बराबर। 5g मतलब 50 न्यूटन, और इस वाले सरफेस के कांटेक्ट पर है, तो इस सरफेस के कांटेक्ट पर होने की वजह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर ये क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है। तो अब आप क्या करो, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है इसको जोड़ो और नीचे वाले फोर्स के बराबर करो। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है n+5, इसको बराबर करो, नीचे कितना फोर्स है 50 के, तो n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो n बराबर 5 उधर चले जाएगा, तो 50 - 5 कितना हो जाएगा 45 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स आ गया 45 न्यूटन। अब सिमिलरली एक एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन के लिए ये वाला डायरेक्शन देखो, ये हॉरिजॉन्टल वाला। तो इसमें अगर हम देखें तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है 5√3 न्यूटन का, पीछे साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके, ये हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, F = ma। तो F = ma अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो F की जगह कितना आ रहा है 5√3, ये फोर्स हो गया बराबर ma, तो ma ये लिख लो।
तो ये कितना आ जाएगा 5, या फिर ऐसा लिख लो f इज इक्वल टू m है, तो f की जगह कितना आ जाएगा 5√3, m की जगह दिया गया 5 और a हमें निकालना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए यहाँ तक। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं। ओके, वेलकम। नोट कर लो, नोट करके जाना है सभी को अलग से एक कॉपी बनाना है फिजिक्स का।